यूपी में एक वीडियो इस वक्त खूब वायरल हो रहा है। दावा है कि ये वीडियो कैराना के समाजवादी उम्मीदवार नाहिद हसन के समर्थक का है और इस वीडियो में नाहिद हसन के समर्थक आरएलडी जाट प्रत्याशी को खुलेआम धमका रहे हैं। बीजेपी के आरोपों के मुताबिक नाहिद हसन के समर्थक कह रहे हैं कि वहां 24,000 जाट हैं, यहां 90,000 हैं। अगर नाहिद हसन से गड़बड़ी हुई तो हम भी गड़बड़ी करने में 1 मिनट नहीं लगाएंगे। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। यहाँ साइकिल का सिंबल होता, हम वोट देते। जो क्या मामला है? एक सिकंदरपुर गांव है, आसपास के गांव है, उन गांवों में गलत खबर आ रही बहुत। वे लोग यूँ कह रहे हैं वहाँ 24,000, 24,000 जाट हैं। अगर हम यहाँ 90,000 वोट है, 80,000 वोट है, अगर हम यहाँ कहने लगे कहने लगा यहाँ साइकिल का सिंबल होता, हम वोट देते। जो क्या मामला है? अगर हमारी चौधरी के साथ कोई गड़बड़ी होती है ना तो हम मिनट नहीं लगाना यहाँ गड़बड़ी करने में। बीजेपी नेता शलमणि त्रिपाठी ने कैराना का ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर डाला और इस वीडियो के बारे में हमने उनसे बात की। देश की जनता सुन रही है, आपका जो चैनल है बहुत ही लोकप्रिय है और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी की भाषा क्या है, समाजवादी पार्टी के बयान क्या है, पूरे देश के लोग सुन रहे हैं। ये नाहिद हसन से तुलना किनकी कर रहे हैं? एक संत की, एक योगी की, एक मुख्यमंत्री जो कि लोकप्रिय मुख्यमंत्री है, कर्मठ मुख्यमंत्री, उनकी तुलना कर रहे हैं नाहिद हसन से। आजम खान से हमारे नेताओं की तुलना कर रहे हैं। अरे आप तो इस बात पे जवाब दीजिए कि आप किस अंदाज में चुनाव लड़ना चाहते हैं। इनके लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाकर वहां पर जाटों को, व्यवसायियों को, वंचित वर्ग के समाज के जो लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, उनको धमका रहे हैं कि अगर अच्छा शलभ जी, आपने एक वीडियो ट्वीट किया है, वो वीडियो क्या कहता है? वो वीडियो इस बात का प्रमाण है कि कैसे समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है। ये पूरा चुनाव इन्होंने माफिया बनाम जनता कर दिया है। इनके लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं, खुलेआम धमका रहे हैं कि नाहिद हसन को वोट नहीं दिया, अगर हमारी कौम के लोगों को वोट नहीं दिया तो हम जाटों को 1 मिनट के अंदर ठीक कर देंगे, हम दलितों के साथ ऐसा कर देंगे, हम व्यवसायियों का जीना हराम कर देंगे। ये प्रमाण है कि समाजवादी पार्टी कैसे चुनाव लड़ना चाहती है। कैराना से ही बीजेपी उम्मीदवार मृगांका सिंह ने नाहिद हसन के समर्थक न्यूज 18 से खास बातचीत की है। उन्होंने कहा कि नाहिद हसन जेल में है और योगी राज में सब भय मुक्त है। मृगांका जी, एक बार फिर से नाहिद हसन को टिकट दिया है समाजवादी पार्टी ने। बीजेपी की तरफ से आरोप यह है कि अपराधी वही लिस्ट नहीं, क्या कहेंगी? पहली प्रतिक्रिया आपकी। वो तो वर्तमान में जेल में है, तो आप स्वयं जानकारी रखते हैं कि किस प्रकार के अपराधियों को वो संरक्षण दे रहे हैं। एक वीडियो आया है जिसमें धमकी देते हुए लोग दिख रहे हैं कि उनके पक्ष में वोटिंग करें। आप लोगों को या कार्यकर्ताओं को डर लगता है, किसी तरह का भय होता है? कैराना की जनता जो है वो बहुत आश्वस्त है कि कानून व्यवस्था यहाँ पे सुदृढ़ है और किसी प्रकार का कोई भय और डर की यहाँ पे अभी कोई बात है नहीं। समाजवादी पार्टी के पूरे लिस्ट को देखें तो कई ऐसे चेहरे को टिकट दिया गया है जिनके बारे में संशय था कि इनकी पृष्ठभूमि को देख करके टिकट शायद ना दिया जाए। उस पर क्या कहेंगी? मेरे विचार में अच्छे लोगों को जो सेवा भावना से अपना कार्य करना चाहते हो, जन सेवा का, उन्हें ही मौका मिलना चाहिए। नाहिद हसन पे कई तरह के मामले हैं, यहाँ पर जो माहौल है आपको क्या लग रहा है, किस तरह की वोटिंग होगी? क्योंकि एक तरह से कहें तो विभाजन वोटों का होता दिख रहा है। कैराना की जनता बहुत होशियार हो चुकी है और पिछले जो योजना में यहाँ पर कैराना में वो अपना विधायक नहीं बना पाए थे, इस बार ऐसी कोई गलती वो करने नहीं जा रही है, आप विश्वास रखिए। और 10 मार्च को आपको पूरा जो मैं आज आपसे कह रही हूँ, कैराना की जनता की आवाज़ गूंजेगी। आप फील्ड पे निकलती है चुनाव प्रचार के लिए, तो आपको क्या दिखता है कि लोगों के मन में किस तरह के भाव हैं? क्योंकि टिकट बंटवारे को लेकर के जिस तरह से खास करके समाजवादी पार्टी की बात करें तो लोगों में एक तरह का क्या डर कहीं से दिखता है? जनता, कोई डर का यहाँ माहौल नहीं है और जनता जो है वो अपनी आवाज़ बहुत तीव्रता से और जोर से उठाएगी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो उसका अटूट विश्वास है वो वोट में परिवर्तित करेगी। कैराना के बाद अब चलते हैं मेरठ, जहां से बीजेपी ने संगीत सोम को टिकट दिया है। संगीत सोम का दावा है कि मेरठ में उनकी लड़ाई किसी से नहीं है। उन्होंने कहा है कि यूपी में एक बार फिर बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। पहला मेरा यह सवाल है कि कितने ज्यादा आश्वस्त हैं
देखिए, यहाँ कोई फाइट में ही नहीं होता है और आश्वस्त होना तो स्वाभाविक सी बात है, चूंकि यहाँ की जनता एकदम मन बनाए रहती है कि हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। और यहाँ विधायक बहुत मैटर नहीं करता, लोगों के दिमाग में सीधा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है, इसलिए हमें भारतीय जनता पार्टी को वोट डालना है और हमारा डबल मार्जिन पहले से रहेगा, यहाँ ऐसी जनता का मन है। क्या वजह है, क्या ऐसे आपके पक्ष में मुद्दे हैं जो आप कह रहे हैं कि डबल मार्जिन से आपको वोट मिलने वाला है? देखिए, हमने सरधना विधानसभा में करीब 2000 करोड़ रुपए का काम कराया है पिछले 5 साल में और लोगों को सुरक्षा का एक कवच दिया है कि यहाँ पहले अगर आप जंगल के लिए जाते थे तो भैंसे छिन जाते थे, लोग गांव में अपने आते थे, बाजार से घर आते थे तो बाजार में से उनकी पिटाई शुरू होती थी और रास्ते में पिटाई हो जाती थी। बाजार में बेटियां जाती थी तो बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ होता था, उनके साथ छेड़छाड़ होती थी, उन पर खराब भाषा का प्रयोग होता था। पिछले 5 साल में कोई इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया है कि इस तरीके की हरकत करे, कोई किसी के साथ लूटपाट करे। हमने सुरक्षा का कवच दिया और विकास यहाँ लोगों को दिया। हमने 1000 करोड़ की लागत से बनने वाली, अभी प्रधानमंत्री जी ने भी उसकी नींव रखी। सरधना में एक यूनिवर्सिटी, एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बन रही है। हाईवेज का हमने जाल बिछाया है, यहाँ बिजली हम 18 स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आप बात कर रहे हैं तो क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा इसका प्रभाव रहा है किसान आंदोलन का। गाजीपुर बॉर्डर से लेकर तमाम बॉर्डर्स पर दिल्ली पर पिछले 1 साल से किसान बैठे हुए थे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुत बड़ी संख्या में किसान पहुंचे थे। जाट और किसान कितना ज्यादा इस चुनाव में मायने रखते हैं? देखिए, हमारे यहाँ इस सब का किसान आंदोलन का कोई फर्क नहीं है, कोई जरा सा रत्ती भर भी फर्क नहीं है। हमारे यहाँ किसान, पूरा किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है, पूरा जाट बिरादरी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अब जिस विधानसभा पे आप चल रहे हैं, अभी यहाँ इस गांव में भी जाट हैं, अगर आप पता करेंगे तो 90% भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं। 2-3 मुद्दे पूछे आपसे कि बीजेपी के पक्ष में और संगीत सोम के पक्ष में क्या है इस बार चुनाव में? देखिए साहब, हमने विकास किया है, हमने हाईवेज बनाए, हमने यूनिवर्सिटी दी है, हमने राम मंदिर बनाया, हमने 35 से हटाया, हमने 370 हटाया। एक थोड़ी है हमारे पक्ष में, दुनिया भर की चीजें जो हमारे पक्ष में ही है और निगेटिव तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ है ही नहीं। इस बार आप जान लीजिएगा 350 प्लस सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। 350 प्लस। इसके अलावा अखिलेश यादव कहते हैं 400 से ज्यादा सीट मिले, 403 सीट तो हमने विपक्ष के लिए छोड़ दिया। देखिए, उनका वो सही कह रहे हैं, 400 पार कर रहे हैं वो, लेकिन हारने में 400 पार कर रहे हैं, 400 पार हारेंगे। अखिलेश यादव जी की स्थिति यही होने जा रही है उत्तर प्रदेश में। विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से देवबंद का नाम बदलकर देववृंद करने का मुद्दा गर्मा गया है। देवबंद से बीजेपी विधायक ब्रजेश सिंह ने नाम बदलने का मुद्दा उछाल दिया और कहा है कि वो देवबंद को देववृंद बनाने के वादे पर कायम है और दोबारा सरकार बनने पर देवबंद का नाम देववृंद हो जाएगा। इमरान मसूद पर आपने कहा उन पर अटैक किया है, बड़ी आपत्तिजनक एक तरह से टिप्पणी की उनके पिताजी को लेकर, ये इस तरह से क्यों कर रहे हैं? नहीं, क्या इस देश के अंदर, जो इस देश का भारतवासी है, क्या किसी को ये अधिकार है वो भारत माता की जय का नारा ना लगाए? क्या किसी को ये अधिकार है वो वंदे मातरम का विरोध करे? अगर आपको विरोध भी करना है तो कम से कम आप सार्वजनिक रूप से ना कहें। और कैसे इमरान मसूद जी जिन्ना और सरदार पटेल को एक साथ रखने का प्रयास कर सकते हैं? क्या आप बता रहे थे, एक बार बताएंगे? उन्होंने स्पष्ट रूप से सदन के अंदर ये कहा था, चूंकि सदन की कार्रवाई से वो निकाल दिया जाता है, नहीं तो बाहर अगर आप बोलेंगे तो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा हो सकता है। उनके चाचा थे रशीद मसूद जी, उन रशीद मसूद जी ने सदन के अंदर भारत माता की जय मैं नहीं बोलूंगा, भारत माता को डायन कहने का काम किया था। उन्होंने कई मंचों पर कहा मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। अगर ऐसा कोई बोलेगा तो क्या इस देश का समाज उसको स्वीकार करेगा? और इमरान मसूद की हैसियत से जिन्ना और पटेल को एक साथ रखने का प्रयास कर सकते हैं। सरदार पटेल वो ताकत इस देश की थी जिसने सैकड़ों रियासतों को एक साथ करके देश के सामने ला करके खड़ा कर दिया था। जिन्ना मेरे देश के आदर्श नहीं हो सकते, इस देश के आदर्श सरदार पटेल थे, हैं और रहेंगे। सर, एक और सवाल आपसे है, आप देवबंद को देववृंद जो आपकी बात थी, आप वो कहाँ तक पहुंचे और क्या आप अभी भी उस अपनी वादे पर कायम है? क्या इस पर कहना चाहिए? हम अपने उस वादे पर पूर्णतः कायम है। शास्त्रों में अंकित है, शास्त्रों में जहां जहां देववन लिखा हुआ है वो सारे साक्ष्य मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंप चुका हूं। हमने और कई नगरों के और कई जिलों के और शहरों के नाम बदले हैं। जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा होगी पुनः शपथ लेने के बाद, उस दिन वो देवबंद को भी देववृंद कर देंगे। अच्छा, जो मुख्यमंत्री जी को लगे देववृंद करें, देववन करें, शास्त्रों में इसका नाम देववन है।
और यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका देते हुए आरपीएन सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में उन्हें सदस्यता दिलाई गई है और इस दौरान यूपी के दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद थे। अनुराग ठाकुर और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस दौरान मौजूद रहे। धर्मेंद्र प्रधान ने गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। बीजेपी में शामिल होने के बाद आरपीएन सिंह ने कहा कि बीजेपी में शामिल होना सम्मान की बात है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर सवाल खड़े किए और कहा कि कांग्रेस अब पहले वाली पार्टी नहीं रही और न ही उसकी सोच पहले जैसी रही है। उन्होंने मंच से पीएम की तारीफ भी की और कहा कि यूपी में डबल इंजन की सरकार ने अच्छा काम किया है। कांग्रेस के पूर्व नेता और अब बीजेपी में शामिल हो चुके आरपीएन सिंह हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। कांग्रेस में तो मुलाकात हुई थी, क्या सोचकर बीजेपी में आए? साफ तौर पे जैसे मैंने प्रेस वार्ता में कहा कि कीर्तिपुंज प्रधानमंत्री जी के निर्णयों को, प्राचीन संस्कृति को 21वीं सदी से जोड़कर जो उन्होंने राष्ट्र निर्माण किया है, आज पूरा देश उसका गुण गाता है। राष्ट्र निर्माण के लिए और मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, पूर्वांचल से आता हूं, जिस तरह की योजनाएं जो वहां पूर्वांचल में लोग सपना देखा करते थे, उनको जमीन पे उतारने का काम। डबल इंजन की सरकार योगी जी के साथ कानून व्यवस्था, जिस तरह स्वास्थ्य के लिए हमारे पूर्वांचल में हर जिले में अस्पताल खोले जा रहे हैं, जिस तरह जो बलरामपुर में जहां कनाल का सिस्टम कितने सालों तक प्रभावित था, जहां हमारे यहाँ योगी जी गोरखपुर में जहां फर्टिलाइजर का प्लांट बंद था, तो ये कुशीनगर से जहां से मैं आता हूं वहां हवाई अड्डा। आज राहुल प्रियंका से क्या शिकायत थी जो आप यहाँ पर आए? देखिए, मैं व्यक्तियों से मैंने कभी टिप्पणी करने की बात नहीं की है। जिस पार्टी में मैं था, वो पार्टी जिसमें मैंने काम किया, वो पार्टी उस तरह की रह नहीं गई और उस सोच की रह नहीं गई, इसीलिए मैंने उस पार्टी को त्यागा है। और बात यह है कि आज जो लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं, कोई पार्टी में 5 साल या इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं छोड़ रहा है, जिन्होंने सेवा 25 सालों तक 30-30 सालों तक किया है। अगर आप देखें, मध्य प्रदेश से लेके वेस्ट बंगाल से लेके उत्तर प्रदेश से लेके बिहार से लेके पुराने लोग छोड़ रहे हैं क्योंकि वो पार्टी नहीं रही। एक अंतिम सवाल है, योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर में निकले थे, जब आप घुसे थे तो उनसे भी कुछ बात हुई? हमारे तो बगलगीर हैं, हमेशा उनसे नहीं, अभी नहीं। और इधर धर्मेंद्र प्रधान ने आरपीएन सिंह के बीजेपी में शामिल होने पर खुशी जताई है। विभिन्न संगठनात्मक कामों में बड़े जिम्मेवारी के साथ काम करने वाले आदरणीय आरपीएन सिंह जी को मैं भारतीय जनता पार्टी की परिवार में स्वागत करता हूं। उनके साथ आज 2 सहयोगी भी पार्टी में शामिल हुए, उनको भी मैं स्वागत करता हूं। और बीजेपी में शामिल होने के बाद आरपीएन सिंह ने कांग्रेस पर हमला किया है और कहा कांग्रेस पहले जैसी पार्टी नहीं रह गई। 32 सालों तक मैं एक पार्टी में रहा, ईमानदारी से, लगन से मेहनत किया, परंतु जिस पार्टी में इतने साल रहा, वो पार्टी रह नहीं गई जहां मैंने शुरुआत की थी, और ना तो वो सोच रह गई है। अगर देश में राष्ट्र निर्माण करना है और देश में आगे बढ़ाना है, तो मैं एक छोटे कार्यकर्ता के हैसियत से हमारे ओजस्वी प्रधानमंत्री जी के सपनों को पूरा करने के लिए जो भी प्रयास होगा अवश्य करूंगा। 5 सालों में जो डबल इंजन की सरकार योगी जी उत्तर प्रदेश में, प्रधानमंत्री जी देश में, हमारे उप मुख्यमंत्री गण संगठन ने जिस तरह की बड़ी योजनाएं और निर्माण, मुझे गर्व है कि मैं पूर्वांचल से आता हूं, और पूर्वांचल में जिन योजनाओं के बारे में प्रयास किया जाता था, जो सपनों में देखा जाता था, आज उनको हकीकत में पूर्वांचल के लोगों ने देखा है और उसको उतारने का काम डबल इंजन की सरकार ने किया है। और कांग्रेस के कद्दावर नेताओं का बीजेपी में जाने का सिलसिला जारी है। पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में गए, अब वो वहां केंद्रीय मंत्री हैं। फिर जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हुए, उन्हें उत्तर प्रदेश में मंत्री बनाया गया। अब आरपीएन सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी नेता जितिन प्रसाद ने ट्वीट कर आरपीएन सिंह को पार्टी में शामिल होने की बधाई देते हुए लिखा है, मैं अपने मित्र और भाई आरपीएन सिंह का बीजेपी में स्वागत करता हूं। आप पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत के तेजी से विकास और अगले दशक में
अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए आंदोलन में शामिल हुए हैं। और आरपीएन सिंह के इस्तीफे से कांग्रेस बौखला गई है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने आरपीएन सिंह को कायर तक कह डाला है। इस जवाब को देने का सिर्फ एक ही तात्पर्य है, जैसा कि प्रियंका जी कहती हैं, ये लड़ाई साहस की है, ये लड़ाई सच की है, ये लड़ाई आइडियोलॉजी और सिद्धांत की है। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति कांग्रेस में रहकर हमारी बिल्कुल विपरीत आइडियोलॉजी की पार्टी में जा सकता है। शायद ये काम कायर ही कर सकते हैं। इसको लड़ने के लिए, इस लड़ाई को जीतने के लिए बहुत बूता चाहिए। कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आरपीएन सिंह पर बीजेपी छोड़ एसपी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा, ये सुनिए। आरपीएन सिंह जी कोरोना के केवल नेता हैं, उसके अलावा उनको कोई जानता तक नहीं, उनका कोई जनधार तक नहीं है, और वो भी अपनी विधानसभा के, इसके सिवा उनका कोई वो नहीं है। तो ऐसे लोग कहीं दूर दूर तक पीछे खड़े नहीं हो सकते हैं। इसलिए अगर भारतीय जनता पार्टी कहीं गलत मुगालते में उनको प्रयोग करना चाहती है तो उनका प्रयोग भी विफल होगा और भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारेगी। एक तरफ आरपीएन सिंह बीजेपी में शामिल हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी में ही यूपी चुनाव में आज भी मंथन चला है। बीजेपी यूपी के बचे हुए करीब जो 200 सीटें हैं उन पर उम्मीदवार आज फाइनल हो रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी की नई लिस्ट पर भी जमकर राजनीति हो रही है। न्यूज़ 18 की टीम ने यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा से एक्सक्लूसिव बात की। पहले हम ये बात करेंगे सपा की जो ये सूची पूरी की पूरी आई है उस पर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का क्या कहना है। सपा की सूची पर आपके नेता लगातार ट्वीट कर रहे हैं। दिनेश जी, क्या मुद्दा उठाना चाह रहे हैं इससे आप? अभी मैं एक छात्र का, एक विद्यार्थी का एक ट्वीट देख रहा था। वो सोशल मीडिया पे वो लिख रहा था जवाब में, वो लिख रहा था कि मैं राजनीतिक दलों की सूची को देखकर डर गया और मैं समझा किसी भी थाने में किसी प्रकार के अपराधों से ग्रसित लोगों का कोई विवरण दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर श्रीनगर से आ रही है। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला होने की जानकारी मिल रही है। श्रीनगर में ग्रेनेड से हमले की खबर इस वक्त अहम आ रही है और उसके मुताबिक ग्रेनेड हमले में 4 लोग घायल हुए हैं और ये 4 लोग कौन है इसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। आतंकी हमला जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ग्रेनेड से यह हमला किया गया है। तस्वीरें लाइव इस वक्त आपको दिखा रहे हैं उस इलाके की, उस जगह की जहां पर इस आतंकी हमले को अंजाम दिया गया है। आतंकियों की संख्या कितनी थी और उनका टारगेट क्या था, इस बारे में तमाम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जा रहा है। लेकिन पहली नजर में दहशत फैलाना मकसद नजर आ रहा है। रिफत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रिफत, क्या जानकारी इस हमले के बारे में? देखिए, जिस तरीके से आपको मालूम है कि 26 जनवरी की परेड जो है वो कल होनी है, उससे पहले ही सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। यही वजह है कि कहीं पे जो है कोई ऐसी घटना ना घटे, इस वजह से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। लेकिन आज मिलिटेंटों ने एक ग्रेनेड फेंका हरी सिंह हाई स्ट्रीट और अमीरा कदल के दरमियान, और वहां पे इस ग्रेनेड हमले से एक पुलिस की गाड़ी को भी नुकसान हुआ और साथ ही 4 लोगों जो है वो मामूली तौर पर घायल हुए हैं, जिसमें एक इंस्पेक्टर भी शामिल है और एक दुकान। जानकारी के लिए